गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एचएस सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम रेलवे लोको पायलट भर्ती जो 2018 में हुई थी उसमें पूछे गए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम से उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको 15 से 20 सवाल बताऊंगा। इसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। तो आप ये क्लास शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं हम। फिर से एक बार आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एच एस सर पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का पहला सवाल है, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। ये 2019 में पूछा गया था हमें सीबीटी 2 में। तो हमें बताना है कि जब 5 की घात 105 में 126 का भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम यहाँ देखते हैं 5 की पावर 105 है और 105 किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है ये पावर। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 3 और 100। यहाँ जब हम 5 से 1 में 3 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए एक बार गया 6 और 7, 167, 167। इसको वापस गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 से 1 ही वापस निकल के आएगा। 126 का भाग देना हमें, तो 5 की पावर 3 इसका मतलब होता है 125, यानी कि 5 का घन करते हैं हम तो 125 आता है। 125 की पावर 167 बाई 126 का भाग दे रहे हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 126 माइनस 1, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसकी पावर करेंगे हम 126 माइनस 1 की पावर 167 बटा 126। तो यहाँ से देखिए 126 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, केवल माइनस का एक है जो डिवाइड नहीं होगा। तो माइनस का एक बटा 126 और इसकी पावर 167, ये पावर विषम है। 167 क्या है, विषम है। और जो नेगेटिव संख्या होती है उसकी पावर अगर विषम हो तो हमारे पास नेगेटिव संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा माइनस का एक, 126 माइनस का एक बटा 126। तो हमारे पास जो रिमाइंडर शेष बच रहा है वो माइनस का एक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में माइनस का एक नहीं है। तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, या अब 126 में से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा, 125। तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, 125। अगला क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एलपी 2018 में पूछा गया है। 3x² प्लस ax प्लस 4, इसमें हम भाग देते हैं। इसमें हमें भाग दिला रहा है x माइनस 5 का, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो शेषफल 0 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, इसके इक्वल रखेंगे 0। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, जो ये 5 आया है इसे इसमें रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा क्योंकि हमें ए का मान पूछा गया है। तो 3 x की जगह 5 रखा तो 5 की पावर 2 प्लस ए गुणा 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब इसे सोल्व करते हैं तो 5 की पावर 2 इसका मतलब होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 25 को 3 से गुणा किया तो 75, 75 5 ए प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा प्लस का, और इसे 79 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 79, 5 ए बराबर माइनस का 79। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 79/5। अब 5 का भाग इसमें दे देंगे। तो 5 का भाग देने का इजी तरीका, 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे तो हो जाएगा 10
और ऊपर 2 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा 158। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो माइनस का 105.8। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इससे कैलकुलेशन जल्दी सोल्व हो जाती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार का सवाल जब भी पूछे तो जिससे हमें भाग दिला रहा है या जो गुणनखंड है, यहाँ x माइनस 5 था, इसे 0 के बराबर रखेंगे और x का मान निकालेंगे और x का मान इसमें रख देंगे और जो ये समीकरण है इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है जब भाग देते हैं तब। तो इसको सोल्व किया तो a का मान हमें निकल के आया ऑप्शन नंबर सी माइनस का 15.8। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब देखिए 12 से विभाज्य यानी कि जो विभाजकता का नियम है, विभाजकता के जो नियम होते हैं, विभाज्य के जो नियम होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए 2 से विभाजकता का नियम 3 से, 5 से, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12, 13, बहुत सारे नियम, इन सभी का पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ 12 से विभाजकता का नियम पता होना चाहिए कि 12 से विभाज्य वो संख्या ज्ञात करनी है। तो 12 से विभाज्य, तो हमें यहाँ देखना है कि 12 किस किस से विभाज्य है। 12 2 से भी है, 12 1 से तो है ही, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी है। तो हमें कौन कौन से नियम पता होना चाहिए? 2 से विभाजकता के नियम, 3 से, 4 से और 6 से। तो यहाँ देखिए 6 का विभाजकता का नियम, पहले 2 का देख लें, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। तो यहाँ देखिए 2 का विभाजकता का नियम, 2 का विभाजकता नियम हम देखेंगे। 2 का विभाजकता का नियम होता है कि इकाई अंक सम होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, सम, इवन नंबर। 3 के विभाजकता के नियम में हम देखते हैं कि अंकों का योग, जो डिजिट होते हैं, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 3 के पार्ट में आना चाहिए। 4 का नियम बोलता है कि इकाई और दहाई, पहले 2 अंक ए और बी, ये मान लो लास्ट के 2 अंक है, ये 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 के पार्ट में आने चाहिए। और 6 के विभाजकता का नियम ये बताता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वो 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम देखेंगे 2 से तो सारी संख्याएं ऑप्शन में सभी संख्याएं विभाजित है, फिर उसके बाद में हम 3 से देखेंगे, फिर उसके बाद में हम 4 से देखेंगे और 6 से देखेंगे। जो 6 से विभाजित है और जो 2 से विभाजित है और जो 4 से विभाजित है, वो सारी संख्याएं 12 से विभाजित होगी। तो पहले देखेंगे हम लास्ट के 4 से देखते हैं। 4 से देखा तो लास्ट के सभी अंक 12 है और 4 के पार्ट में 12 आता है, तो विभाजित हो रही है सभी। 3 से देखते हैं, सबसे इजी 3 का होगा। 3 में हम समों का योग करेंगे हम। तो यहाँ देखिए सम का योग, पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में 9, 3, 4, 1 और 2। 9 और 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 और 2 19। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम। देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी देख लीजिए एक बार। इसमें देखते हैं 3 और 6, ये तो विभाजित हो रहा है। फिर 4 और 2 6, ये भी विभाजित हो रहा है। यहाँ एक शेष बच रहा है तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो 7 3 10, 4 14, 15 और 2 17, इसका भी योग 17 आ रहा है, ये भी विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 8 3 4 1 और 2। 8 और 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, इनका योग 18 हुआ और ये 3 के पार्ट में आता है तो ये डिवाइड हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो हमें विभाजकता के नियम पता होना चाहिए। हमें पता है कि 12 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। हम 3 और 4 का देखेंगे, 4 का सभी में जा रहा है तो हम 3 का देके देखेंगे।
तो हमने दिया 8, 3, 4, 1 और 2 में, तो 3 का पूरा पूरा भाग गया, तो कहना मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य। अब 9 से विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाजकता का नियम, ऑल डिजिट सम, यानी कि सभी जो अंक होते हैं उनका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हम, 5, 6, 7, 6 और 5। देखते 5 और 6 11, 11 और 7 18, यहाँ तक तो डिवाइड हो रहा है। लेकिन आगे देखिए 6 और 5 11, ये डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। 4, 7, 8, 6 और 2, 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो डिवाइड हो रहा है 18, 7 2 9, तो ये डिवाइड हो रहा पूरा, सारे कट गए आपस में। एक बार जोड़ लीजिए, 7 + 4 + 8 + 6 + 2, 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, ये 27, और 9 के पार्ट में 27 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। जैसे देखिए 27 है, 27 का हम योग करते हैं, 2 + 7 9 हो रहा है, और 9 डिवाइड होता है 81, 8 + 1 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि इनका योग 9 आना चाहिए और 9 के पार्ट में आना चाहिए, तो वो आपस में डिवाइड होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह अक्स है। यानी कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है जो 97 से विभाजित है और वो अक्स है। तो अक्स के अंकों का योग ज्ञात करना हमें, अक्स के अंकों का योग ज्ञात करना, उसके लिए हमें सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 इसमें हम 97 का भाग देंगे, 97 का भाग दिया, तो यहाँ देखिए एक बार गया 100 में, शेष 3 बचा, दोनों जीरो नीचे उतारी, यहाँ एक जीरो। अब इसमें 3 बार जा रहा है, कितना आ जाएगा, 291, 9 शेष बच रहा है। अगर पूरा पूरा चला जाता तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होती, 10,000 होती, लेकिन पूरा पूरा नहीं गया, 9 शेष बच रहा। अगर 9 हम घटा देते हैं तो 5 अंकों से कम की संख्या आ जाएगी, 4 अंकों की संख्या आ जाएगी, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। हमें तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10,000 में 97 को जोड़ेंगे और जो शेष बचा उसे घटा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 10088। इसे जोड़ लीजिए, 10,097 हो जाएगा, और 10,097 से हम 10 निकालते हैं तो 10,088 बच, 87 बचते, लेकिन 9 निकाल रहे हैं तो 10,088 बच जाएंगे। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी से छोटी, सॉरी, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 5 अंकों की है, जो 97 से पूर्णतः विभाज्य है, ये है अक्ष। अब हमें पूछा गया है अक्ष के अंकों का योग, तो अक्ष के अंक जो है उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 0 0 8 8 16 और 1 17, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी है 17। ये सीबीटी 2 में पूछा गया है, एएलपी में जो सेकंड पेपर होता है तो उसमें पूछा गया, फिजिक्स और मैथ का जो पेपर था उसमें। अगला सवाल देखिए, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्याएं नहीं है। तो संयुक्त संख्याएं आपको पता होना चाहिए, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, ये मैंने बेसिक क्लास में बता दिया, संयुक्त संख्या किसे कहा जाता है। संयुक्त संख्या वो होती है जो दो संख्याओं के गुणा से बनती है, दो संख्याओं के गुणा से बनती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। तो नहीं है कहने का मतलब, यहाँ अभाज्य संख्या पूछी है, अभाज्य संख्या, वो संख्या देखनी है जो संयुक्त नहीं है। देखिए 209, 209 में देखते हैं हम, तो ये 11 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी। हमें कैसे पता चला, 11 के भाजकता का नियम आना चाहिए। 11 से भाजकता का नियम होता है कि जो सम स्थान पे
संख्या है उनका योग और जो विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग का अंतर करते हैं हम। तो यहाँ विषम स्थान पे संख्या है 2 + 9 और सम पे है 0। तो 1, 2 और 3। तो एक पहले स्थान पे विषम 2 था और 3 भी विषम है तो तीसरे स्थान पे 9 था, दोनों को जोड़ा 11 और जो सम पे था वो 0 था, दोनों को जोड़ा 11 - 0 तो 11 आ गया। और 11 11 से पूर्णतः डिवाइड होता है, यानी कि योग इनको जोड़कर घटाने पर या तो 0 आए अंतर या फिर 11 का गुणज आए, जैसे 0, 11, 22, 33 जो भी 11 की टेबल में आता है वो आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा संयुक्त संख्या है, यहाँ नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो यहाँ 203 है और 203 है, ये 7 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। हम देखेंगे 7 से कैसे विभाजित है, भाग देके देख लीजिए या फिर 7 के विभाजकता का नियम होता है कि इकाई अंक को, जो इकाई अंक है उसको 2 गुना करके शेष से घटाना होता है, शेष से घटाना। तो इकाई अंक को 2 गुना करेंगे, 20 शेष बच गया, इकाई अंक 3 है इसको 2 गुना किया तो 2 × 3, 20 में से घटाया माइनस, तो यहाँ कितना बच जाएगा 20 - 6 यानी कि 14। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है 14, यानी घटाने पे 0 आए या फिर 7 की टेबल वाली संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा कितना, वो है डी 109, एक अभाज्य संख्या, 109 एक अभाज्य संख्या। ऐसे 161 है, ये भी 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। कैसे? इकाई अंक का हटाएंगे इकाई अंक को तो बची जो संख्या 16 है, इकाई अंक का 2 गुना तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और घटा देंगे 14 आ रहा है और 14 7 से डिवाइड होता है, तो ये 7 से डिवाइड होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। 121 ये 11 से विभाजित होता है, 141 इनका योग करेंगे 1 + 4 + 1 ये कितना आ रहा है 6 और 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो ए और बी तो नहीं होगा। 181 और 161 इसमें देखेंगे ये 7 से डिवाइड हो रहा है, अभी हमने देखा था कैसे। 7 का भाग देके देख लीजिए, 7 दूनी 14, 3 7 दूनी 14, 2 शेष बच गया 1, 21 21 में कितनी बार 3 बार, 7 या 21 यानी कि 7 को 23 से गुणा करने पर 161 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की पहचान होती है कि वो 6n ± 1 के रूप में होते हैं, 6n ± 1 के रूप में होते हैं, या तो 6n + 1 होगा या 6n - 1 होगा। और जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन इसी रूप में जो अभाज्य संख्या है वो रहती है। जैसे 5 6n + 1 के रूप में है, n का मान 0 रखो, यहाँ n का मान 1 रखा, यहाँ 0 रखने पर तो ये 7 आ जाएगा और 7 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ 1 रखा तो ये हो जाएगा कितना, 1 रखने पर ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 1 रखा तो 6 एकम 6, 6 - 1 5, 5 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 7 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 रखा तो 6 दूनी 12 और 1 13 और 12 में से 1 गया तो 11, 11 और 13 भी है। ऐसे 3 रखा तो 36 18 + 1 19 और -1 18 - 1 17, तो 17 और 19 भी है। 4 रखा तो 6 चौका 24, 24 और 1 25, 25 नहीं है, लेकिन 6 चौका 24 - 1 23 है, 25 नहीं है और 23 है। तो जरूरी नहीं है कि सभी इसी रूप की जो संख्या हो वो अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा 10 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि युग्म, युग्म जो संख्या होती है वो नहीं है, युग्म अभाज्य, युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो वे संख्या है जिनका, वे अभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 होता है
ये दो संख्या होगी जिनका एचसीएफ 1 होगा, तथा वो भी अभाज्य होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य। तथा जिनका अंतर, अंतर कितना हो? 2। अंतर कितना हो? अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 5 और 7, इन दोनों का अंतर कितना? 2 है। जैसे 3 और 5, इन दोनों का अंतर कितना? 2 है। तो ये भी युग्म अभाज्य संख्या है, ये भी युग्म अभाज्य संख्या है। जैसे 11 और 13, इनका अंतर 2 है। जैसे 17 और 19, इनका अंतर 2 है। तो ये क्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में ऐसी युग्म अभाज्य संख्याओं के 8 जोड़े हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला भी युग्म अभाज्य है, दूसरा भी युग्म अभाज्य है, और तीसरा भी युग्म अभाज्य है। और जो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी। लेकिन यहाँ 131 और 133 देखेंगे हम। 131 देखते हैं हम और 133 देखते हैं। तो 133 देखो, ये डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? ये 7 से डिवाइड हो रही है पूरी। 7 एकम 7, 6 से बचा 9 बार, 9 7 63, 19 और 7 से डिवाइड हो रही है। 7 से भाजकता का नियम बताया मैंने। 133 इसमें देखेंगे, इकाई अंक को 2 गुना करेंगे, शेष से घटा देंगे। शेष 13 है, इकाई अंक को 2 गुना किया 3, इकाई अंक इसको 2 गुना किया 6, तो यहाँ कितना बच गया? 7, और 7 7 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये युग्म प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 133 यहाँ क्या है? एक भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देख कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। अब अभाज्य प्राइम नंबर, PRIM प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है जो 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7, इसी प्रकार आगे तक 11 13 17 और 19। 1 से 20 तक तो यही होगी जो 8 संख्या है। तो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी में से होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 9 है, और 9 एक क्या है? भाज्य संख्या है। 9 क्या है? एक संयुक्त और भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा परिमेय अपरिमेय पे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। किस रूप में नहीं लिख सकते? p बटा q के रूप में। और परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता है और q का मान 0 के बराबर ना हो। तो अपरिमेय संख्या, जिन भी संख्याओं का हम रूट नहीं, यानी कि इस संख्या अक्ष को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये अपरिमेय संख्या होगी। अगर इसको बाहर नहीं निकाल सकते तो किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय के साथ गुणा करने, जोड़ने, बहुत सारे नियम है जो हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की क्लास में बेसिक देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे इसका अंडर का मतलब होता है कि अक्ष की पावर 1/2। अगर मैं यहाँ ए कर देता हूँ, अक्ष की करनी ए, तो इसका मतलब है कि अक्ष की पावर 1/a। और अगर मैं अक्ष की पावर यहाँ n कर दूं और यहाँ a है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अक्ष की पावर n/a, यानी कि जो यहाँ जो संख्या होगी वो नीचे आ जाएगी। तो हम यहाँ से देखते हैं जो संख्या है अंडर में रहेगी वो संख्या अपरिमेय रहेगी। तो यहाँ 64, और 64 का अंडर निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 64 होता है 8 का स्क्वायर, और इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा 8। तो ये तो परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो इसकी पावर 1/64 का जो अंडर 3 था, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसकी पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। और 64 की पावर करनी में 6 था, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 की पावर 6, 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन जो 64 की पावर 1/4 है, ये अंडर से बाहर नहीं आएगी। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 64 की पावर 1/4।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो यहाँ देखते हैं हम अंडर दो, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ इसके पावर यानी कि करनी में है 3, तो 2 की पावर 1/3, तो यहाँ अंडर नहीं हटा सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 8 है, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, तो यहाँ 3 अंडर 8, तो यहाँ है 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 है ना। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, करनी में 8 के 3 है, यानी कि 8 की पावर 1/3 ये एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बतानी है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। अंडर 64, इसे लिख सकते हैं हम 8, 64 की पावर 1/3, इसे लिख सकते हैं हम कितना, 4, और इसे लिख सकते हैं हम 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 का स्क्वायर इस प्रकार से, ये 4 की पावर 3 और फिर इस प्रकार से है, तो ये आपस में कट जाएगा, 2 की पावर 3 और ये इस प्रकार से, तो ये कट जाएगा ना आपस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे 8, 4 और 2, लेकिन जो 8 है उसे 8 की 2 की पावर 3 अंडर में, तो 2 की पावर 3/2 इस रूप में है, तो इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते अंडर से, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो पावर है वो भी बटा के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हमें दिया गया है कि जो ये अंक है इनका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इकाई अंक लेंगे, पहले का इकाई अंक है इसका 3 है, तो इकाई अंक 3 लिया, इसकी पावर है 36 सॉरी, माइनस दूसरे का इकाई अंक है 2, इसकी पावर है 20, यानी कि 73 का इकाई अंक 3 है और 42 का इकाई अंक 2 है। इन दोनों में जो घात है, पावर है, वो पावर क्या है, 4 से डिवाइड है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 3 की पावर 4 करेंगे और माइनस 2 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4 81 और 2 की पावर 4 16, तो यहाँ से 65 निकल के आएगा, और 65 का इकाई अंक क्या है, 5, तो हमारा करेक्ट आंसर सी यहाँ 5 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका, एक यहाँ से देखेंगे हम, ये हो गया x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, यानी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई के रूप में, यहाँ इसकी पावर है, तो 3 की पावर 2 यहाँ से रख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इससे लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसे सोल्व किया तो यहाँ से कितना निकल के आया, यहाँ से निकल गया 5, तो 9 और -4 तो 5 हो गया, गुणा इसे सोल्व किया तो यहाँ निकल गया 13, तो 13 में 65, यानी कि 5 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो इकाई अंक, अगर संख्या विषम है, यहाँ विषम है, ओड है, तो इकाई अंक क्या आएगा, ओड होने पे इकाई अंक 5 आएगा, और इवन होता तो इकाई अंक 0 आता। ये CBT 2 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो गुणनखंड निकालना आना चाहिए आपको, तो ये दिया गया है 256, इसके गुणनखंड निकालेंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 में देंगे 2 बार, 1 से 16 में 8 बार, फिर 2 का दिया तो कितना आएगा,
12 में कितनी बार, 6 बार, और 8 में 4 बार। फिर धोखा दिया तो 6 में 3 बार और 4 में 2 बार। फिर धोखा दिया, 3 में 1 बार, एक शेष बच गया, 12 में 6 बार। तो 16 में धोखा देंगे 8, 8 में धोखा देंगे 4, 4 में धोखा देंगे 2, और 2 में धोखा भाग देंगे 1। तो ये जो संख्या है, ये सारी संख्याएं वो संख्या है जो 256 को डिवाइड करती है, 256 को विभाजित करती है। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। तो 256 के पहले तो गुणनखंड बता दूं मैं आपको। 256 के जो गुणनखंड है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 की पावर 8। यानी कि इसके गुणनखंड हो जाएंगे 8 प्लस 1, 9। कितने गुणनखंड हो जाएंगे इसके? 9। कौन कौन से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे इसके गुणनखंड है। तो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड है वो है, एक है, एक, एक का स्क्वायर होता है, 4 है जो 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2। जिसे 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है, और 256 है वो किसका, 16 का स्क्वायर होता है। तो ये तो 1 की घात 2 करने पे, और ये 2 की घात 2 करने पर, और ये 4 की घात 2 करने पर, ये 8 की घात 2 करने पे, और ये 16 की घात 2 करने पे आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है। हमें संख्या दी गई है, उसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। अब हमें पता होना चाहिए स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। दिया गया हमें 27, 39, 65। इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। स्थानीय मान हम देखते हैं, इस तरफ से देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कि कितने स्थान पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे है 3। तो 3 को 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो स्थानीय मान, तो हम स्थान देख के बताएंगे कि 3 के बाद में कितनी संख्या है। तो 3 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, हजारवें पे है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 3000 आ गया। और अंकीय मान, अंकित मान, जो अंकित मान होता है, अंकित मान वो 7 नंबर ही होता है। अंकित मान 3 का 3 ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो संख्या होती है अंकित मान, अंकित मान, अंकित मान जो होता है, जैसे जीरो का जीरो, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पाँच का पाँच, छः का छः, सात का सात, आठ का आठ और नौ का नौ होगा। अगर जीरो का अंकित मान पूछे तो जीरो होगा, एक का पूछे तो एक होगा, दो का पूछे दो होगा। यानी कि अंकित मान सेल्फ होता है, स्वयं होता है। तो यहाँ स्थानीय मान जो जितने स्थान पे वो स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान तो आया 3 का 3000, और अंकित मान आया कितना, 3। इनका अंतर पूछा है तो ये आ जाएगा 2997। 2997, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए भाई अंकित मान और स्थानीय मान क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। ये एलपी 2018 में पूछा गया है। हमें ये टुकड़े एक के ऊपर एक रख के बनाए जा रहे हैं और कुल ऊंचाई पूछी है। तो यहाँ मान लीजिए जैसे ये प्रत्येक 4 मीटर का है, तो ये पूरी ऊंचाई कितनी होगी, 4 4 8 4 3 12, कितनी होगी 12। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कितने, 1 2 और 3 रखे हैं तो 3 टुकड़े, और सभी 4 4 मीटर के हैं तो 4 3 12 मीटर होगा। इसी प्रकार हमें दिया गया यहाँ 0.23 मीटर के सेंटीमीटर के, सॉरी सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हैं, 472 है। तो ये जो आएगा वो सेंटीमीटर में आंसर निकल के आएगा। लेकिन हमें पूछा गया है कि मीटर में आंसर, किसमें, मीटर में आंसर पूछा गया। तो एक
मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज करना है तो हम 100 का भाग लगाएंगे, क्या करेंगे 100 का भाग लगा देंगे। तो ये जो संख्या आएगी इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 0.23 इंटू 472/100, ये आ गया मीटर में। अब यहाँ 0.2 है पहले से और 2 जीरो और है, तो यहाँ 0.4 हो जाएगा। तो जो भी आएगा गुणा करने पर 10,856 ये आएगा। लेकिन दो संख्या पहले पॉइंट में है तो एक दो पॉइंट यहाँ आ गया बटा 100। अब ये 100 हटाने के लिए इस पॉइंट को जितनी जीरो है उसे उतने अंक इधर ले जाएंगे, एक और दो, दो जीरो है तो दो अंक इधर ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1.0856 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि दशमलव को जो नियम होता है उसके बारे में, और जो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया जाता है उसके बारे में। तो हमें गुणा करना था 0.23 को 472 से और 100 का भाग देना था। तो हमें पता है दो संख्याओं पहले पॉइंट है और दो संख्याएं नीचे है, तो दो दो और बढ़ जाएगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा। कितने संख्या का पॉइंट हो जाएगा, 4 के पॉइंट हो जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद में 4 संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ एक ही संख्या है जो दशमलव के बाद में 4 संख्या है, वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में दशमलव के बाद में 3 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी में 2 संख्या है और इसमें 3 संख्या है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो रहे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होता। बिना पेन चलाए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है 23 से 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। यानी कि 15 छड़ें जोड़ दी, जैसे 10-10 मीटर की 5 हो, तो इन सारियों को जोड़ के हम एक बड़ी छड़ बना लेते हैं। उसी प्रकार से 23 से 2/7 मीटर की कितनी छड़ें हैं, 15 है, तो इनको 15 से गुणा कर देंगे। 23 से 2/7 को हम लिख सकते हैं 23 प्लस 2/7 और इसे हम 15 से गुणा करेंगे। तो 23 को 15 से गुणा करेंगे और 2/7 को 15 से गुणा करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इजी हो जाएगा सवाल। तो 23 को 15 से गुणा किया तो 245 आएगा, प्लस 2/7 को 15 से गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा किया तो 30, 30/7 आ जाएगा। तो 245 प्लस 30/7 और 30/7 को हम लिख सकते हैं 4 से 2/7, यानी कि 4 प्लस 2/7, यानी कि जो 245 था उसमें 4 प्लस 2/7 जोड़ेंगे, यानी कि इसमें 4 जोड़ा तो कितना हो गया 249। और 249 दो ऑप्शन में आ रहा है लेकिन साथ में क्या है प्लस 2/7, और इसको हम लिख सकते हैं 249 सही 2/7। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य, यानी कि कोई पिज्जा उसके 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 300 रुपये, और ये बोल रहा है कि हमें 3/5 भाग का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले एक भाग निकाल लूँ, एक भाग निकलेगा इससे तो ये 3 इधर जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा और 2 इसके भाग में आ जाएगा, तो 300 गुणा 3/2। हमें निकालना कितना भाग है, 3/5 भाग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक भाग को 3/5 से गुणा कर देंगे, 3/5 से गुणा कर दिया तो 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 10 में से एक जीरो कटा, इसकी काट देंगे 300 की, तो यहाँ कितना बच गया 30 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी यहाँ भी 3 है, 3, 3 गुणा 3, 3 बार है तो 27 और एक जीरो बच गया, जीरो, 3 3 9, 9 3 27, 27 और ये जीरो, तो 270 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
19 सही है हमारा। अमित की जेब खर्च में, यानी कि अमित है, उसकी जेब खर्च में 150 रुपये जूतों पर खर्च हो रहे हैं और 75 रुपये घड़ी पर खर्च हो रहे हैं, तो कुल खर्चा कितना कर दिया उसने? जो टोटल खर्च था वो कर दिया उसने 225 रुपये। अब ये बोल रहा है कुल खर्च की गई रकम, जो 225 रुपये खर्च किए गए हैं वो जेब खर्च के कितने है? 3/4 है। 3/4 हिस्सा है कुल खर्च का, यानी जेब खर्च का। अमित को जेब खर्च के लिए रूप में कितने पैसे मिलते हैं? यानी 3/4। खर्च कितना किया उसने? कुल जो खर्च किया वो 3 किया, तो ये तो हो गया कुल खर्च। कुल खर्च। और ये 4 है, यानी 4 में से 3 खर्च कर दिया, तो 4 क्या है? ये है, ये अमित का जेब खर्च। ये अमित का जेब खर्च जो उसे दिया जाता है। दिए गए में से 4 दिया गया था, उसमें से 3 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? 1 बच गया। लेकिन ये 4 पूछा है कि 4 का मान कितना हो। 3 खर्च कर दिया था, 3 कितना था? 275 था। तो ए कितना आ जाएगा? तो 3 का भाग देंगे, दो सॉरी 225 में 3 का भाग देंगे तो 75 आ जाएगा। 75 आ गया एक। तो 4 कितना हो जाएगा? इसको 75 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। हमने क्या किया, जो उसका जेब खर्च हुआ था, कुल खर्च हुआ था उसके जेब खर्च से, जूतों पे 150 रुपये थे और 75 रुपये थे घड़ी पे, तो कुल उसका जो खर्चा हो गया था वो हो गया था 225। और ये 3/4 के बराबर था, 3/4 के बराबर था 225 रुपये। तो 4 का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 225/3 × 4 ये कर देंगे। तो इसको काटेंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये? 75 × 4। तो यहाँ से निकल के आएगा 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 300 रुपये उसे जेब खर्च के रूप में मिलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। दो जने थे, एम और एन था। एम और एन थे, उन्होंने एक कार खरीदी। एम ने बेतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। तो यहाँ कुल मान लो 7 रुपये लग रहे हैं किसी चीज के, तो उसमें से एम ने कितना दिया? 3 दे दिया। तो एन कितना देगा? 4 देगा, शेष बचा हुआ। तो एम ने दिया था 3/7 कुल का, तो 4/7 किसने दिया? एन ने दिया। तो एम और एन का अंतर ये बोल रहा है कि एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। यानी कि कम दिए कहने का मतलब एम ने कम दिए कितना? इन दोनों का अंतर आ रहा है 1। कितने रुपए कम दिए? 31,540 रुपये। ये 1 के बराबर है। तो कार की कुल लागत पूछिए, कार की कुल लागत है वो 7 रुपये, 7 के बराबर किसके बराबर? 7 के बराबर है। 1 के बराबर 31,540 रुपये, तो 7 के बराबर 7 × 31,540। जब इसे गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास निकल के आएगा 0, 7 × 28 2, 35 2 37। 780 लास्ट में किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, तो ए और बी तो कट जाएगा। 35 का 5, 37 का 7 और हासिल 3, 7 है 3 10 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा हमारा। 2,20,780 रुपये करेक्ट आंसर आएगा। एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, एम और एन, इसने 3/7 दिया तो बचा उसका 4/7। कौन करेगा? एन करेगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इनका जो अनुपात आएगा 3:4 आएगा एम और एन की लागत का। इन दोनों का अंतर था 1, जो था 31,540 रुपये। हमें निकालना है इनका योग, कुल लागत 7। तो 7 से गुणा कर देंगे इसे। तो हम अपना समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक से देखते जाएंगे। 0 0 सभी में इकाई अंक है। उसके बाद में 7 चौक 28 8, किस किस में? ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया, दूसरे स्थान पर 8 उसमें नहीं है। उस हासिल 2, 5 पे हासिल 2 हो जाएगा, 5 7 35 और 37।
ये 780 लास्ट में है तो दो ऑप्शन में है। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम, आगे गुणा कर देंगे। 37 में से 3 हासिल का लगेगा तो 7 और 3 10, हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, तो 2,20,780 रुपये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।